नमस्कार। न्यूज 18 बिहार और झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। धन्यवाद। बहुत समय से आपका पीछा कर रहे थे और आप भी बिहार का लगातार दौरा कर रहे थे। काफ़ी लंबा अरसा हो गया, लगभग एक साल हो गया बिहार घूमते हुए, लगभग आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर। ऑलमोस्ट 1 ईयर, करीब 11 महीने हो ही गए हैं। विंटर के बिल्कुल शुरू में आपने स्टार्ट किया था। जी जी। क्या लग रहा है बिहार का पूरा जायजा आपने लिया गांव-गांव जाके, क्या लग रहा है अभी स्थिति? मैं करीब काफ़ी जिलों में घूमा हूँ और वहाँ पर जा कर के गाँव में जा कर के विभिन्न समुदायों से मिल कर के, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल कर के जो स्थिति लग रही है कि एनडीए की स्थिति काफ़ी मजबूत है बिहार में। और गांव में असली समर्थन यदि आपको देखना है तो गांव में देखिए, और जो लोग हैं वो एनडीए सरकार के विकास के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हैं, नीतीश जी के काम से काफ़ी प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में इस सरकार के कार्य के प्रति बहुत अच्छी धारणा है और इस चुनाव में उसके परिणाम नीतीश कुमार बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे इनकी जो नीतियां हैं, खासकर पॉलिसीज की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचते हैं, जो लोगों मीडिया की चकाचौंध से वो दूर रह जाती है, तो उस तरह की चीजें। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रामीण स्तर पे कुछ बदलाव लोगों की जिंदगी में, खासकर महिलाओं की जिंदगी में, वैसे लोगों की जिंदगी में जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं। असली आपको परिवर्तन देखना है तो गांव में देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बिहार के ज़्यादातर जनता गांव में रहती है और गांव में जो स्थिति है विभिन्न वर्गों के, विभिन्न तबकों के, तो आपको महसूस होगा कि गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया है। एक तो है कि जो सड़कें पहले, जो गांव जो है सड़कों से जुड़ी नहीं थी, आज देखिए कि बिहार के अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहूँगा लगभग 100%, और जहाँ पे कुछ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं, नदियों की वजह से कुछ जो एरिया है उस तरह के है, तो वहाँ भी अभी काम चल रहा है। तो एक तो ये परिवर्तन है, आपको साफ दिखेगा। पहले आप देखिएगा कि बिहार पूरा अंधकार में रहता था, पूरा अंधेरे का साम्राज्य था। कुछ लोग कर नहीं पाते थे, रात में शाम हुआ नहीं कि सबकी एक्टिविटी बंद होकर के सब कुछ बंद हो जाता था। आज आप देखिएगा कि हर गांव में, हर घर में लगभग बिजली कनेक्शन है और गांव में भी काफी समय तक और बिजली की आपूर्ति भी हो रही है। जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में जो खपत है ऑल टाइम हाई, वो 8000 प्लस मेगावाट का खर्च हो रहा है और हम यहाँ पटना में बैठे हैं, गांव में भी बात होती है, तो बिजली लगभग बाकी राज्यों से अगर तुलना करें तो किस तरह का लग रहा है अभी आपको? नहीं, देखिए अब देखिए कि बिहार जब शुरुआत किया था तो मात्र यहाँ पे 700 मेगावाट की खपत होती थी। 2005 की बात करें तो 700 मेगावाट खपत होती थी। आज देखिए वो रिकॉर्ड जो है 8000 से ऊपर मेगावाट की खपत हो रही है। तो ये खुद में एक ऐसा बदलाव है पूरे में कि आज की जो अर्थव्यवस्था है और जीवन प्रणाली है वो बिजली पे आधारित है और सारी गतिविधियों में बिजली का अहम रोल है। तो बिहार में जो बिजली में बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन आया है, वो एकदम इसका दूरगामी परिणाम सामने आ रहा है। तो पिछले दिनों देखा हमने कि यहाँ पटना में डबल डेकर ये जो फ्लाईओवर बना है, बिल्कुल गांधी मैदान से आगे, वो एरिया काफी सकरा होता था, पहुंचना बहुत मुश्किल होता था और लोग ये भी कहने लगे कि पटना अब एक तरह से फ्लाईओवर का शहर बन गया है। देखिए यही तो है कि जो सकारात्मक बदलाव गांव में हुए या शहर या पटना में हुए हैं, ये इसका असर दिख रहा है। पहले जहाँ पे संकरी गलियां होती थी, अब यहाँ पे डबल डेकर फ्लाईओवर बना है। अब डबल डेकर फ्लाईओवर की बात करें तो कई विकसित राज्यों में भी डबल डेकर फ्लाईओवर नहीं बना है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत विकसित देश जैसे चाइना और ये सब देशों में है। बिहार जैसे राज्य में जो प्रगति की उड़ान पे ऊंचाइयों को चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, वहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट देखना एक मतलब कि यहाँ के नेतृत्व को एक दर्शाता है कि कितना दूरगामी सोचती है नेतृत्व और कितना आगे की सोच करके यहाँ का नेतृत्व काम कर रहा है। हर जगह पे जो समस्याएं हैं, अब पटना की ही बात करें तो तरह तरह की समस्याएं थी। आप जैसे यहाँ से
गांधी मैदान से आप चाहें कि पटना साहिब जाना चाहें तो आपको अशोक राजपथ से ही जाना पड़ता था। अब उसके बाद देखिए लोगों ने कितना 2013 में ही, अब तो 20 मिनट में पहुंच सकते हैं यहाँ से। आप 20 मिनट में आपको पता भी नहीं चलेगा, 20 मिनट्स में, और आप पटना साहिब तक पहुंच जाएगा। मैं जो इस तरह का जो गंगा के किनारे गंगा पाथवे बना है, इसका आप कितना सकारात्मक असर देख रहे हैं। पीएमसीएच पहुंचना हो या गायघाट पहुंचना हो या पटना साहिब पहुंचना हो या दीदारगंज पहुंचना है, आप मतलब 15 से 20 मिनट में, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतना इनोवेटिव ढंग से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया है। तो जो समस्याएं होती हैं उसका कैसे बढ़िया से सॉल्यूशन निकाला जाए, एक पॉजिटिव सोच के साथ सॉल्यूशन निकाला जाए, ये सरकार उस पर काम करती है। और यही नेतृत्व की दूरदर्शिता है। हर समस्या को इन्होंने एक नई रचनात्मक सोच के साथ देखा है और उसका सॉल्यूशन निकाला है, और इसका लाभ जनता को मिल रहा है। मनीष जी, आप मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को समझते हैं, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से ये आलोचना होती है कि बिहार में जो मुख्य तौर पे जो आधारभूत संरचना है वो लगभग खड़ी हो गई है, लेकिन अगर आईटी इंडस्ट्री पटना के आसपास में कहीं आ जाता, या बिहार के दूसरे शहर है जैसे बोधगया है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, भागलपुर है, पूर्णिया है, इन शहरों में अगर इस तरह का कुछ बेस बनता तो हमारे युवाओं को जो आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ से काम करने में मदद मिलती, उनको हम रिटेन कर पाते बिहार में। क्या लगता है कि वो समय आ गया है, हाई टाइम? एकदम आपकी बात अब करें कि बिहार जब शुरू से अब बात करें 2005 में, तो उस समय क्या था बिहार में? यहाँ पर अपहरण का उद्योग चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, बच्चे का किडनैपिंग हो जाया करता था आराम से। यहाँ के व्यवसायी भाग रहे थे, और वही वो दौर था जो बिहार से व्यवसायी बाहर भागे, और जो उद्योग लगाते, जो यहाँ पर व्यवसाय जनरेट करते, वो जो टैलेंट पूल था उस समय बिहार से बाहर चला गया, और बाहर जाकर के उद्योग धंधों का उस राज्यों तो में पलायन तो अभी भी बहुत नहीं रुक पाया ना। अगर देखें पलायन की बात नहीं कर रहा तो हूँ मैं कह रहा हूँ ब्रेन का। जो टैलेंटेड पूल थे, जो उद्योग धंधा लगाते, डर के मारे वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, बच्चों को किडनैपिंग की स्थिति को देखते हुए वो बाहर चले गए। अब जो है वो टैलेंट पूल, वो चीज जो है, इससे बिहार को भारी नुकसान हुआ है। कि देखिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है, जो लगाने वाले उद्यमी होते हैं, यदि उद्यमी नहीं होंगे तो ये चीज उद्योग धंधा बढ़ेंगे नहीं। तो उद्यमिता एक मानसिकता भी है। तो उस समय जो बिहार को लॉस हुआ उस कारण, और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, और बिना बिजली के आप किस तरह के उद्योग की बात करेंगे? तो बिजली जो है, ये सिक्वेंशियल जो है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, बिजली की व्यवस्था सुधरी, और आज जो है सड़कें बढ़िया से बढ़िया सब जगह कनेक्टिविटी हो गई। तो अब जो है शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हुआ, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार हुआ। तो ये सब जो काम हुए हैं बिहार में, अब क्या है कि स्टेज राइट सेट हो गया है, जहां उद्योगों का विकास हो रहा है। और आप देखिए कि रिसेंट 2-3 सालों में कितना तेजी से उद्योग का विकास हुआ है। कई इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी, पहले जो फैक्ट्रियां कभी सोचते नहीं थे, इथेनॉल की फैक्ट्रियां, बाहर के उद्यमी, यहाँ के उद्यमी, बिहार के उद्यमी, सब लोग नए जो है इंडस्ट्री लगाने में लगे। मुजफ्फरपुर में देखिए कई सारी जो है अपैरल की कंपनियां आई हैं, लेदर की कंपनी आई हैं, बिहटा में भी हो रहा है। तो इस तरह का काम काफी तेजी से हो रहा है। आपका जो आईटी पार्क है पटना में, वहां भी नया बिल्डिंग बना है, और आईटी के सेक्टर में भी नई कंपनियां हैं, टीसीएस वगैरह, ये सब इंटरेस्ट दिखा रही है। अब चारों तरफ से अब देखिए कि बिहार के लिए एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है चारों तरफ कि क्या हो रहा है बिहार में, और काफी बड़े संख्या में जो लोग हैं, उद्यमी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लगाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल उठाया जाता है, लगातार उठाया जाता है, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है अभी भी। आप पिछले दिनों हमने देखा कि बोरिंग रोड पे गोली चली, और वो जो दृश्य था उसको बार बार दिखाया गया। वो दृश्य एक तरह से वायरल हो गया, लोगों के जेहन में कहीं ना कहीं इस तरह के जो दृश्य होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी भी है बिहार में, या संभव है? ये आज की जो परिस्थिति है, और नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने जब से सत्ता को संभाला है तो सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस किया है तो लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया है। और जो बिहार की स्थिति थी उस समय, क्या स्थिति थी कि लोग जो हैं शादी में, एक जो यहाँ के जो थे नेता,
उनकी जो लड़की की जो शादी हो रही थी वहां पर शोरूम से गाड़ियां निकलवा लिए जबरदस्ती। तो उस तरह की स्थिति अपहरण का जहां पर उद्योग धंधा पनप रहा था, चारों तरफ बाहुबलियों का था और उन्होंने बाहुबली चारों तरफ छोड़ रखे थे जो अपहरण और रंगदारी का उद्योग चलाते थे। क्या उस समय व्यवस्था होती? तो उस समय से लॉ एंड ऑर्डर पे इतना फोकस करके फोकस वे में आज जो देखिए कि कहीं पे बिहार में कहीं आप निकल जाइए, रात में कोई भी गाड़ी ले लीजिए, किसी कोने में चले जाइए, मैं आपको ये चैलेंज के रूप में कहता हूं कि कहीं भी रात के 12 बजे निकालिए गाड़ी और प्रदेश के कहीं भी चले जाएं, आपको कहीं भी कुछ नहीं होगा। इतनी गारंटी। क्या आपको लगता है कि जो गुंडे तत्व हैं, जो एलिमेंट है, मैं गैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, उनका कुछ मन बढ़ा है? देखिए, गैंग और ये पुलिस का मेंटेनेंस का काम होता है हमेशा जो होता है। अपराध एक मानसिकता की बात होती है। मन बढ़ा। जब अपराधी होते हैं और धन का फ्लो होता है तो लोग जो अपराध है धन पाने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो है हर समय दमन करते रहना चाहिए। और ये सरकार लगातार इस पे काम करने के, एक चीज समय का काम नहीं है, लगातार मेंटेनेंस का काम है। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जिला स्तर पे पुलिस को फ्री हैंड है एकदम। आप किसी भी, मैं तो किसी भी आप पुलिस अधिकारी से पूछिए, मैं चूंकि खुद प्रशासनिक सेवा में रहा हूं और मुझे कई पुलिस अफसर बोलते हैं कि यहाँ जैसा आइडियल माहौल पूरे देश में कहीं नहीं, कि वो अपने लोगों से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं। और जो अन्य प्रदेशों में जो स्थिति है और यहाँ की स्थिति है, यहाँ पर जो सीएम ने कहा है, सीएम साहब ने जो कहा कि हम न बचाते हैं न फंसाते हैं, इसको अच्छा सा लागू किया है। यदि कोई क्राइम करता है तो सिस्टम उसका टेक केयर करता है, उस पर यदि गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, तुरंत एफआईआर लॉन्च होता है, तुरंत सब तरह का काम होता है। बिहार में देखिए 112 की सुविधा भी अब हो गई है। तो कहीं भी कुछ, ये जो 112 की सुविधा है ये प्रिवेंटिव सुविधा है कि कहीं पे कोई क्राइम की घटना, छिनतरी की घटना या कुछ भी होने वाला है, लोग यदि 112 पे फोन करते हैं तो इमीडिएटली जो है 15 मिनट 10-15 मिनट में गाड़ियां पहुंच जाती है और उस क्राइम को प्रिवेंट किया जाता है। ये सुविधा जनता में ये विश्वास जगाता है। जहां भी कुछ होता है, पहले पुलिस देर से आती थी, घटना घटने के बाद कई घंटों बाद पहुंचती थी, लेकिन आज की स्थिति है कि तुरंत इंटरवीन किया जाता है। तो ये सब जो बदलाव है उसमें सोचिए 112 में 25,000 से ज्यादा कर्मी लगे हुए हैं, कई हजार गाड़ियां लगी हुई है इसमें, और इसको और फर्दर बढ़ाने का प्लान है कि ताकि जो टाइम है कि जितना जल्दी पुलिस पहुंचे और इंटरवीन करे वो और घटाया जा सके। इसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियां, कुछ राजनीतिक सवाल, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे आप घूम रहे हैं, जिला स्तर पे आप अभी सीमांचल कटिहार साइड का दौरा भी करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाकी और जो विपक्षी पार्टियां वो भी अच्छी तरह से पोजिशनिंग कर रही हैं, कांग्रेस भी एक तरह से कहते हैं कि मसल फ्लैक्सिंग कर रही है, अपना पोजिशनिंग कर रही है सोशल सामाजिक स्तर पे, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी आप लोगों को मुकम्मल चैलेंज दे पाएंगे? देखिए, कभी अभी तो स्थिति ये है कि जो विपक्षी पार्टियां और इंडिया गठबंधन जो है आपस में, वो तो अभी आपस में ही तय नहीं कर पा रही कि कैसे मसल फ्लेक्स करना है। उनमें आपस में ही इतना सामंजस्य का अभाव है। अब राहुल गांधी जी पटना आते हैं, बिहार का दौरा करते हैं, तेजस्वी से मिलते तक नहीं है। ये क्या संदेश जाता है कि सब कुछ अच्छा है उनके बीच में? जब आपस में कोई रणनीति ही तय नहीं हो, जब आपस में कोई सामंजस्य ही नहीं हो, तो उसका उस गठबंधन की क्या बात करें? जनता समझ रही है कि ये लोग किसी तरह से एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल कर ले और बिहार को फिर उसी तरह से जंगल राज में ठेल दें। यही इनकी मंशा है। और कैसे शासन प्रशासन में स्थिरता आए, अस्थिरता आए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। वो उनको जनता से सरोकार नहीं है। आप पहले के भी शासनकाल देख रहे हैं, कांग्रेस की सत्ता भी बहुत दिनों तक रही है, बिहार की क्या स्थिति थी, और राजद की भी सत्ता कितने दिनों तक, गठबंधन की सत्ता थी उस वक्त, तो उस समय भी क्या स्थिति है जनता अच्छे से जानती है कि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है अपने परिवार से, अपने लोगों से, कि भाई उनको कैसे सत्ता की मलाई खिलाएं, और यही काम वो कर रहे हैं। और उनमें कोई जनता इस चीज को पहचानती है। एक और व्यक्ति हैं बिहार की राजनीति में, पिछले 2 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी करते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है? मतलब देखिए,
प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार के रूप में काम करते थे पहले, और रणनीतिकार के रूप में उनका काम भी ठीक ठाक था। कई पार्टियों को उन्होंने मदद की, देश में कई जगह जा करके उन्होंने मदद की। तो एक काम जो करते थे ठीक है, उसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली और कुछ फैक्टर भी, लक फैक्टर भी रहता है कि जहां जिनसे जुड़ाव हुआ वही जीत गए। तो अब रणनीतिकार हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो ये सब चीजें देख करके भी रणनीति बनाते हैं और किससे जुड़ना है वो तय करते हैं कि किनसे जुड़ना है, किनसे नहीं जुड़ना है। कि यदि देखते हैं, अब तेलंगाना की बात करें तो एक समय जुड़ गए और दूसरे समय जब हारने वाले थे तो उनसे जुड़े नहीं। तो ये सब चीज वो करते रहे, उनका काम है सोशल मीडिया पे ये, और नारे कैसे लिखे जाए ये सब है। वो भाजपा के लिए भी करते रहे, बहुत दलों के लिए उन्होंने ये काम किया। और इसमें अच्छी बात है कि उनको इसमें काम में महारत हासिल थी और इनको सफलता भी काफी मिली। और अभी भी देखिए कि जब बीच में हुआ तो ये तमिलनाडु जा करके फिर वही काम दोहराने लगे, फिर जा करके जो वो तो फंडिंग के लिए थोड़ा बहुत नहीं दोहराने लगे। तो पार्टी भी तो चलाना उनको, पार्टी चलाना वो अलग बात है, लेकिन काम में महारत वही है। अच्छा। अब ये जो जनता के बीच में आ करके वो ऐसे ही ठीक है, घूमना ठीक है, अच्छी बात है। एक बात मैं कहा कि एनालिस्ट के रूप में वो काफी अच्छे हैं, और अधिकांश में मैं देखा हूं, उनका इंटरव्यू देखा हूं, ये सब है, वो अधिकांश समय जो बातें करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन सा पार्टी चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगा, और अक्सर जो आप मतलब आप हल्के में ले रहे हैं उनको, न्यूज में जो रिपोर्ट में एज ए नेता आप हल्के में ले रहे हैं। नेता का काम कहाँ करते हैं? उनकी पार्टी में नेता कौन है? नेता तो कोई है नहीं, एक ही आदमी दिखता है, प्रशांत किशोर, और उनका जो है पूरा जो भाड़े पे उन्होंने रख रखा है, इतनी बड़ी लंबी फौज, इतना पैसा खर्च करके, वो दिखता है। नेता तो वो कोई है नहीं, जन सरोकार से कोई मतलब है नहीं, वो तो एक ही स्वयंभू है। अब प्रशांत किशोर जी की बात करें तो मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि वो पार्टी में है क्या, उसका कौन सा, डेमोक्रेसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, ये सब पद होते हैं जो जनरली पार्टियों में होते हैं, लेकिन कोई पार्टी का आका होता है, इस तरह का हमने पद नहीं सुना। तो वो क्या है पद में, वो हमको भी नहीं पता चल रहा है कि क्या है, और स्वयं जानते हैं, बिहार की जनता जानती है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो पार्टी में कोई जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है, तो सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है स्पष्ट रूप से। एनडीए को लेके कितना पुरुमीद है आप? इस साल चुनाव होना भी है, सरकार भी बननी है। देखिए, एनडीए का काम जनता पिछले 20 सालों से देख रही है। एनडीए जिस तरह से शुरू में विकास की गाथा बिहार में लिखी गई, एक एक चीज को किस तरह से सजाया और संवारा गया है, कहाँ बिहार था और आज कहाँ बिहार पहुंचा है, इस पे जनता को महसूस होता है कि जो लोग उस दौर से गुजरे हैं जब, और उस दौर से अब ये महसूस करते हैं कि बिहार कितना परिवर्तन हुआ है। और पहले हर बिहारी जो अपने को हीन समझता था कि आंध्र प्रदेश डेवलप हो गया, हमारा प्रदेश में क्यों नहीं है, और बिहार को भी बाहर में उसी निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज देखिए, कहीं भी बिहारियों की एक इज्जत है, और जब भी नीतीश कुमार जी के नाम से बिहार को जोड़ा जाता है तो एक गर्व का अनुभव होता है लोगों में कि एक इज्जत के साथ उनको नाम लिया जा रहा है। तो बिहारी अस्मिता का जहाँ तक प्रश्न है, तो बाहर के प्रदेशों में बिहार को एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है, और जब भी वो बाहर के लोग बिहार में आते हैं तो उनका परसेप्शन एकदम लगता है कि भाई कैसे बदनाम कर रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग इसको, कितनी अच्छी व्यवस्था है। और बिहार जो बाहर से दिखाया जाता है इनके बयानों के द्वारा, और स्वयं आकर जब बिहार को महसूस करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं। तो ये जो परिवर्तन लोग देखते हैं, तो बिहार के लोगों में एक आस्था सरकार के प्रति रहती है, और उनका विश्वास है नीतीश जी के नेतृत्व में कि एक कोई ऐसा नेतृत्व है जो जनता से सरोकार रखता है, जनता की भलाई कैसे हो, जनता का काम कैसे हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, उसके प्रति, नेतृत्व के प्रति लोगों की एक अच्छी धारणा, एक विश्वास जागृत होती है। बिहार के तमाम मुद्दों पे आपने विस्तार से बातचीत की, और मैं कहूँगा, और मुझे लगता है कि इस बार जो विश्वास उनका कायम है, उनका एक भरोसा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मुझे
पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता एनडीए के साथ रहेगी और पूरी मजबूती के साथ इस सरकार को बनाने का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, आगे की यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।